अब हम बात करेंगे एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट लॉ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के यूनिट 4 के बारे में, जिसमें लैंग्वेज मॉडर्नाइजेशन एंड लॉ के बारे में बात की गई है, जिसे हिंदी में भाषा, आधुनिकीकरण और कानून कहते हैं। तो भाषा, आधुनिकीकरण और कानून किसी भी समाज के विकास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। भाषा संवाद का माध्यम है, आधुनिकीकरण सामाजिक प्रगति का संकेत है, और कानून जैसे कि आप जानते हैं समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का साधन है। तो भाषा के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। भाषा का महत्व। भाषा किसी भी समाज और संस्कृति का आधार है। ये विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का विशेष महत्व है। भारत में भाषा की स्थिति। राष्ट्रीय भाषा। भारत में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरा है संविधान में भाषाओं का प्रावधान। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तीसरा पॉइंट है भाषा विवाद। हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच भाषा को लेकर विवाद। अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव और स्थानीय भाषाओं का ह्रास। भाषा और कानून। न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के लिए भाषा का महत्व है। भारतीय संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नागरिक अपनी भाषा में न्याय प्राप्त कर सके। दूसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण का अर्थ। आधुनिकीकरण से तात्पर्य परंपरागत विचारों, रीति रिवाजों और व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधारों से बदलना। ये समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। शिक्षा में सुधार, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आधुनिक पाठ्यक्रम। दूसरा है तकनीकी विकास। इंटरनेट, स्मार्टफोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। महिलाओं का सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और जातिवाद का उन्मूलन। कानून में सुधार, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता। आधुनिकीकरण के लाभ। सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बेहतरीन जीवन स्तर। आधुनिकीकरण की चुनौतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसी क्रम में दे रखा है परंपराओं और आधुनिकता के बीच संघर्ष, और आगे देखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास। ये आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ हैं। तीसरा है कानून यानी लॉ। कानून का महत्व। कानून समाज में शांति, न्याय और अनुशासन बनाए रखने का माध्यम है। ये समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में कानूनी व्यवस्था। संविधान। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। दूसरा है कानून का विकास। भारत में कानून का आधार अंग्रेजी कानून है। आधुनिक कानूनों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया है। तकनीकी और कानून। साइबर क्राइम और डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित नए कानून। न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों का उपयोग। और चौथा पॉइंट है कानून में भाषा का उपयोग। न्यायालयों में विभिन्न भाषाओं के उपयोग का प्रावधान है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रावधान है। भाषा, आधुनिकीकरण और कानून के बीच संबंध। पहला पॉइंट है भाषा और कानून। न्याय तक पहुंच के लिए भाषा का समझना आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषाओं में कानून उपलब्ध कराना नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सरल बनाता है। दूसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण और कानून। आधुनिक समाज की ज़रूरतों के अनुसार कानून में बदलाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना। और तीसरा पॉइंट है भाषा और आधुनिकीकरण। आधुनिक तकनीकों ने भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अनुवाद और बहुभाषी तकनीक ने विभिन्न भाषाओं में संवाद को सरल बनाया है। चुनौतियां और समाधान। सबसे पहले चुनौतियां देखेंगे। स्थानीय भाषाओं का ह्रास हुआ है, और आधुनिकीकरण के साथ कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी आई है। कानून में तकनीकी उपयोग के बावजूद न्याय में देरी होती है। समाधान। भाषा संरक्षण। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल, और शिक्षा और तकनीक में स्थानीय भाषाओं का उपयोग। आधुनिकीकरण में संतुलन। परंपराओं और आधुनिकता के बीच सामंजस्य होना चाहिए। कानूनी सुधार, ई गवर्नेंस और तकनीकी उपकरणों का उपयोग होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को सरल, तेज बनाना चाहिए। निष्कर्ष। भाषा, आधुनिकीकरण और कानून तीनों ही किसी समाज के विकास और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविधता वाले देश में इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कानून का आधुनिकीकरण और भाषा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समाज के ज़रूरतों के अनुरूप बनाना चाहिए। इससे एक न्यायपूर्ण, प्रगतिशील और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। जिसमें दूसरा पॉइंट आता है यूनिट 4 में, भाषा एक विभाजनकारी कारक है या नहीं, इसके बारे में हम इस टॉपिक के
एंड तक देखेंगे। लैंग्वेज एज अ डिवाइड फैक्टर, तो भाषा संवाद का साधन है और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश है में जहाँ कई भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं, भाषा कभी कभी विभाजन का कारण बन जाती है। भाषा के कारण विभाजन के पहलू, भाषाई क्षेत्रीयता। भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भाषा के महत्व को दिखाता है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था। इससे क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान को बल मिला, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। दूसरा, हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषाएं। हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयासों ने दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में विरोध को जन्म दिया। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को सांस्कृतिक और भाषाई खतरे के रूप में देखा जाता है। तीसरा है अंग्रेजी का प्रभाव। अंग्रेजी को शिक्षा, न्यायपालिका और व्यापार की भाषा के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों का मानना है कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को खतरा है। चौथा है शहरी और ग्रामीण विभाजन। शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रभुत्व और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग एक सामाजिक और आर्थिक विभाजन पैदा करता है। पांचवा है शैक्षिक और रोजगार संबंधी प्रभाव। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्थानीय भाषाओं के जानकार लोग पिछड़ जाते हैं। छठा है भाषाई पहचान और राजनीति। भाषाई पहचान का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भाषाओं के आधार पर आरक्षण, विशेषाधिकार और स्वायत्तता की मांग। भाषा विभाजन के कारण। नंबर 1 है भाषाई असमानता। एक भाषा को प्राथमिकता देना और अन्य भाषाओं को कम महत्व देना। और दूसरा है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसे गैर हिंदी भाषी राज्यों ने भेदभावपूर्ण माना। तीसरा है सांस्कृतिक सुरक्षा। क्षेत्रीय भाषाओं और उनकी संस्कृतियों को विलुप्त होने का डर है। चौथा है वैश्वीकरण और अंग्रेजी का प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का उपयोग बढ़ा है, जिससे स्थानीय भाषाएं हाशिए पर चली गई हैं। भाषाई आंदोलन। असम, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाषाई आंदोलन का इतिहास है। अगला पॉइंट है भाषा विभाजन के प्रभाव। सामाजिक विभाजन। भाषाई आधार पर समाज में तनाव और असमानता। राजनीति विभाजन। भाषाई आधार पर क्षेत्रीय राजनीति और संघर्ष देखे जा सकते हैं। आर्थिक असमानता। अंग्रेजी जानने वालों को बेहतर अवसर और क्षेत्रीय भाषाओं को जानकारों को सीमित विकल्प। और संस्कृति और परंपराओं पर प्रभाव। क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर जाने से उनकी सांस्कृतिक विरासत खतरे में। शिक्षा और रोजगार में असमानता। अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषाओं को स्कूलों के बीच असमानता। भाषा विभाजन को कम करने के उपाय के रूप में सबसे पहले देखेंगे संतुलित भाषाई नीति। क्षेत्रीय भाषा और हिंदी दोनों को समान महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का समान उपयोग होना चाहिए। दूसरा है शिक्षा में बहुभाषावाद। स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करना चाहिए। तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण। क्षेत्रीय भाषाओं और उनकी साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है तकनीकी संसाधन का उपयोग। क्षेत्रीय भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थान देना चाहिए और स्थानीय भाषाओं में सामग्री विकसित करना। और राष्ट्रीय एकता पर जोर। भाषा के आधार पर विभाजन से बचने के लिए विविधता में एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। छठा प्रभावी संवाद। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। निष्कर्ष। भाषा समाज और संस्कृति की पहचान होती है, लेकिन इसे विभाजन का कारण नहीं बनने देना चाहिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह आवश्यक है कि सभी भाषाओं को समान अवसर, समान सम्मान और महत्व दिया जाए। भाषा के आधार पर एकता और सह अस्तित्व को प्रोत्साहित कर ही हम सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला पॉइंट यूनिट 4 में देखेंगे हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का गठन राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों के आधार पर किया गया था, लेकिन जनता की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को महत्व देते हुए बाद में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई राज्यों के गठन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आज़ादी के बाद की स्थिति। 1947 में आज़ादी के समय भारत में प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन ब्रिटिश काल के प्रांतों और देशी रियासतों के आधार पर था। इन प्रांतों में कई भाषाएं बोली जाती थी, जिससे जनता और सरकार के बीच संवाद में कठिनाई होती थी। धार कमीशन 1948। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए दार कमीशन का गठन किया। कमीशन ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।
जवाहरलाल नेहरू समिति 1948 में दार कमीशन की सिफारिशों पर जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने एक और समिति का गठन किया, जिसमें नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार किया। और चौथा है पोट्टी श्रीरामुलु का आंदोलन। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण व्यापक आंदोलन हुए। सरकार को झुकना पड़ा और 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। पांचवा है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। छठा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। भाषाई राज्यों के गठन के प्रमुख उद्देश्य है, सबसे पहले संवाद में सुविधा, प्रशासन और जनता के बीच भाषा की बाधा को दूर करना और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को महत्व देना, राजनीतिक स्थिरता, भाषाई विवाद और आंदोलन को शांत करना। भाषाई आधार पर बने प्रमुख राज्य, आंध्र प्रदेश 1953 पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना। महाराष्ट्र और गुजरात 1960। मुंबई राज्य का विभाजन मराठी और गुजराती भाषी क्षेत्र के आधार पर हुआ। पंजाब और हरियाणा 1966। पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। भाषाई राज्यों के गठन के फायदे, प्रशासनिक सुविधा, जनता और सरकार के बीच संवाद सुगम हुआ, सांस्कृतिक संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं और संस्कृति को बढ़ावा मिला, राजनीतिक स्थिरता, भाषाई आंदोलन और संतोष को शांत करने में मदद मिली, विकास में तेजी, राज्यों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने और लागू करने का अवसर मिला। भाषाई राज्यों के गठन की चुनौतियां, क्षेत्रीयता का उभार, भाषाई राज्यों में क्षेत्रीयता और भाषाई असमानता को बढ़ावा दिया गया। भाषाई विवाद, राज्यों के बीच भाषाई संघर्ष और हिंदी बनाम अन्य भाषाओं का विवाद। आर्थिक समानता, कुछ राज्यों में संसाधनों और विकास की असमानता। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, भाषाई आधार पर विभाजन ने कभी कभी राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। भाषाई राज्यों का वर्तमान परिदृश्य, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नए राज्यों की मांग। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का गठन 2000 में किया गया। विदर्भ, गोरखालैंड और तेलंगाना जैसी नई मांगें शुरू हुई। इसके बाद संतुलित विकास, भाषाई राज्यों ने अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को सुरक्षित रखा, लेकिन विकास के क्षेत्र में असमानता बनी हुई है। राष्ट्रीय भाषा विवाद, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और निष्कर्ष, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारत में प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण कदम था। ये कदम जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए देश की विविधता को बनाए रखने का प्रयास था। हालांकि राष्ट्रीय एकता और विकास के संदर्भ में भाषाई और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। अगला पॉइंट है भाषाओं और भारतीय संविधान, लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान ने इस विविधता को पहचानते हुए भाषा के मामले में एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। संविधान में भाषा के प्रावधानों का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को भी सम्मान देना है। संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भाषा के महत्व को समझाया गया है, जो भाषाई विविधता के सम्मान और उपयोग की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 343, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा, हालांकि अंग्रेजी को भी संघीय कार्यों के लिए सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। दूसरा अनुच्छेद 344, भाषा आयोग, लैंग्वेज कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग ये सुनिश्चित करता है कि हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग सरकारी कार्यों में किस तरह किया जाए। इसके अलावा आयोग ये सिफारिश करता है कि हिंदी के उपयोग को किस प्रकार बढ़ाया जाए और अंग्रेजी का उपयोग कब तक जारी रखा जाए। तीसरा अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपनी राज्य भाषा का चयन कर सके। राज्य अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। चौथा है अनुच्छेद
346 केंद्रीय राजभाषा सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज। यह अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है। ये उल्लेख करता है कि संघीय कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। 5वां अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यक की परिभाषा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यदि किसी राज्य में एक भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय रहता है तो उस समुदाय को अपनी भाषा बोलने और लिखने का अधिकार दिया जाता है। राज्य सरकार उस समुदाय की भाषा के संरक्षण के लिए उपयोग कर सकती है। 6 है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रसार, प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी। अनुच्छेद 351 के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा मिले। भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, आधिकारिक भाषाएं। संविधान के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन अंग्रेजी को भी एक सहायक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। भारत में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। दूसरा है भाषाई विविधता का सम्मान। भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हर राज्य को अपनी भाषाई पहचान बनाए रखने का अधिकार है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं की विविधता और उनकी समृद्ध संस्कृति को सम्मान देने का प्रयास किया गया है। तीसरा है अंग्रेजी का स्थान। अंग्रेजी का उपयोग भारत के न्यायालयों, संसद और केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। संविधान में स्पष्ट किया गया है कि एक निश्चित समय तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा, जबकि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है भाषाई अधिकार और अल्पसंख्यक समुदाय। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार होगा और राज्य सरकारों को इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने होंगे। संविधान में भाषाई विविधता और उसके महत्व। सांस्कृतिक पहचान। भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान ने भाषाई विविधता को एक समृद्ध और विविध संस्कृति के रूप में देखा है। विभिन्न भाषाएं भारतीय समाज के विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाती हैं। दूसरा, एकता और विविधता। भारतीय संविधान का उद्देश्य विविधता में एकता को बनाए रखना है। भाषाई विविधता के बावजूद संविधान ने इस विविधता के माध्यम से एकता की भावना को प्रोत्साहित किया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी भाषाओं को समान सम्मान मिले, ताकि कोई भी समुदाय अपनी पहचान से वंचित न हो। समानता का अधिकार। संविधान ने सुनिश्चित किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा का उपयोग करने का अधिकार है, जिससे समानता और लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा होती है। प्रशासनिक कार्यों में भाषा का प्रभाव। संविधान में ये प्रावधान है कि सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच सके। निष्कर्ष। भारतीय संविधान में भाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि और इसका उद्देश्य भाषाई विविधता के बावजूद देश में एकता बनाए रखना है। संविधान ने भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा बोलने और लिखने का अधिकार दिया है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी नागरिक को भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। भाषा संविधान के माध्यम से भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करती है और भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है भाषा अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दी गई गारंटी। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। भारतीय संविधान में भाषा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो। भारत में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का विशाल विविधता है, और संविधान ने इस विविधता को सम्मानित करते हुए भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देने का प्रावधान किया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 में ये प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। ये प्रावधान विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी अन्य राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक हैं। ये सुनिश्चित करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार उनकी संस्कृति और भाषा के संरक्षण में मदद करता है। अनुच्छेद 347 भाषा अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अनुच्छेद 347 के तहत किसी राज्य में यदि कोई भाषा अल्पसंख्यक समुदाय है तो उस समुदाय को अपनी भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि
यदि किसी राज्य में किसी भाषा अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा प्रचलित है तो राज्य सरकार उसे प्रोत्साहित करने और उसकी शिक्षा व प्रशासन में इस्तेमाल करने के उपाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 भाषा अल्पसंख्यकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन इन ओन लैंग्वेज। अनुच्छेद 350 के तहत किसी भाषा अल्पसंख्यक समूह के सदस्य को अपनी भाषा में शिकायत का या आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रशासन या न्यायिक प्रणाली को उस आवेदन का उत्तर उसकी भाषा में देना होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार का प्रयास, प्रमोशन ऑफ हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत ये प्रावधान है कि हिंदी का प्रसार किया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान अन्य भाषाओं को दबाने का नहीं है। इसका उद्देश्य हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन अन्य भाषाओं की भी समृद्धि और विकास को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। भाषा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा में कुछ अन्य पहलू। नंबर 1, शैक्षिक संस्थानों में भाषा की सुविधा। राज्यों में भाषा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य सरकारें अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए स्कूल और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती हैं। दूसरा है प्रशासनिक भाषा। भाषा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में उनकी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सरकारी कामकाजी भाषा की समझ में कोई कठिनाई ना हो। संविधान के अनुच्छेद 350A भाषाई अधिकारों का संरक्षण। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक है तो सरकार उसे ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए उपाय करेगी। भाषाई अल्पसंख्यकों को मिलने वाली अन्य संवैधानिक गारंटियाँ। नंबर 1, संवैधानिक न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों को न्यायिक प्रणाली में अपनी भाषा में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। ये गारंटी उन्हें अदालतों और न्यायिक अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को अपनी भाषा में पेश करने का अधिकार देती है। दूसरा, स्थानीय भाषाओं का संरक्षण। भारतीय संविधान की नीति ये सुनिश्चित करती है कि हर राज्य में भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जाए और हर क्षेत्रीय भाषा का सम्मान किया जाए। यह प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा बोलने और उसे संरक्षण प्रदान करने का अवसर देता है। तीसरा है स्थानीय भाषाओं में सरकारी कामकाजी प्रणालियाँ। राज्य सरकारें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में अपनी भाषा को स्वीकार कर सकती हैं ताकि उनके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम हो सकें। निष्कर्ष, भारतीय संविधान ने भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित रख सके, चाहे वे किसी अन्य राज्य में निवास करता हो। संविधान में दिए गए इन अधिकारों से भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिलते हैं और उनकी संस्कृति और भाषाई विविधता का सम्मान किया जाता है।